यार, मतलब पढ़ के बदन में आग सी लग गई। कमाल का लिखा है यार। ये कहानी ना वो सरस सलील संपादक को भी बहुत पसंद आई। ये देख क्या भेजा है, पढ़ के बता। प्रिय प्यारी दुलारी जी, ये तो हर अंक में आपकी कहानी प्रकाशित हो रही है, पर इस बार की आपकी कहानी हमारी पूरी टीम को बहुत ज्यादा पसंद आई और आपको एक परमानेंट कॉलम देना चाहते हैं। आपको हमारा प्रस्ताव मंजूर हो तो इस पते पर संपर्क करें। संपादक सरल सलील। ये तो दिल्ली वाले ने बुलाया है हमें, लगता है नौकरी दे रहे हैं। जाओगी? कहाँ यार, काश कि हम जा पाते। हमारे घर वालों को तुम जानती हो, अगर माँ को इस बात की भनक भी लग गई तो वो हमारे हाथ पैर तोड़कर चूल्हे में झोंक देंगी। तभी तो हम कहानी अपने नाम से नहीं लिखते। एक दूसरे के नाम भी अच्छा सोचा है तुमने, दुलारी। वो क्या कहते हैं ना, तो तेरा नाम भी लिख दी दुलारी ने। बड़ा सेक्सी नाम यार है तुझे दुलारी। सच कहूँ ना तो आजकल मैं ना बस दुलारी ने लिखी हुई कहानियां ही पढ़ता हूँ, वो भी एक बार नहीं, दिन में 4-4 बार। अच्छा 4-4 बार है? इतना पानी लाते कहाँ से हो? यार कुएं का पानी और हमारी जवानी कभी खाली नहीं होगी। और मैं सोच रहा हूँ जो लड़की ऐसी कहानियां लिखती होगी वो खुद क्या चीज होगी यार, जो मतलब बस लिख कर लोगों के रोहे खड़े कर दे। वो जब सामने आए तो ओहो, सिर्फ रोए खड़े होते हैं या कुछ और खड़े होते हैं? अबे सरस सलील में नौकरी से हमने मना कर दिया था, लेकिन हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि भाभी की ब्रा कहानी इतनी बड़ी हिट होने वाली है। संपादक ने हमें बताया हमारे नाम से एक खत आया है। ये चिट्ठी के साथ उन्होंने वही चिट्ठी भिजवाई थी, किसी अमन मेहरा की थी, कानपुर से। हमारे अब फैन होने लगे थे। हमारे तो पाँव ही जमीन पर नहीं लग रहे थे। हमें लग रहा था जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं। माँ, मैं शिल्पा के घर जा रही हूँ। क्यों? वहाँ क्यों जा रही है? पढ़ाई करने। अच्छा, कुछ देर पहले पोस्टमैन आया था ना? हाँ। किसकी चिट्ठी थी? माँ वो मेरी थी। तेरी? तुझे कौन चिट्ठी लिखने लगा? अभी कुछ दिनों पहले बताया था ना, मेरी सहेली है, वही चिट्ठी भेजती रहती है, जिसका अभी भी ब्याह हुआ था। लज्जो, लज्जो आजकल तुम्हें कुछ ज्यादा ही चिट्ठी नहीं लिख रही है? क्या है, थोड़ा हमें भी दिखाओ। पर तुम क्या करोगी पढ़ के? वो हमारी सहेलियों की बात है और उसकी ना अभी भी नई नई शादी हुई है। आप पढ़ोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। इतना चिट्ठी तो वो अपने घर वाले को भी नहीं लिखती होगी। ये देख, ये सही रहेगा। अरे सुन तो, एक ना हमें लाजो के नाम से चिट्ठी लिख दे और हम ना उसको 1 महीने बाद पोस्ट ऑफिस में डाल आएंगे। वो ना माँ के हाथ में पहुँचनी चाहिए। जब पोस्टमैन देने आएगा तो वो माँ के हाथ में देकर जाएगा और माँ उसको खोल के जरूर देखेगी। उनको वैसे भी हम पर शक है, जब वो चिट्ठी पढ़ेगी तो उनका शक भी दूर हो जाएगा। गुड आइडिया। जुगाड़ू तो खूब है मेघा रानी। हाँ तो अमन जी लिखते हैं कि दुलारी जी, आपकी कहानी में अपना नाम पढ़कर हमें ऐसा लगा कि हम खुद किरदार जी रहे हैं। कहीं ये भी तो अपनी भाभी की पैंटी और ब्रा नहीं सूंघ रहा है? हम माँ से झूठ बोलने लगे थे, तरह तरह के बहाने बनाने लगे थे, पोस्टमैन से सेटिंग करने लगे थे और ये सब करते हुए हमें डर भी नहीं लग रहा था। सरस सलील की कहानियों में हम इतना घुसते जा रहे थे कि धीरे धीरे मेघा से दुलारी बनते जा रहे थे।
मेघा। अरे लाजो तू अरे मेघा, कब आई ससुराल से? मैं आज ही सुबह आई हूँ यार गाड़ी से। तू बता कहाँ घूम रही थी? हमारा तो बस वही रोज का बाजार और सब्जी। तू बता जीजू कैसे? सब बढ़िया। और तेरा हनीमून चल रहा है या खत्म हो गया? खत्म तो तब होगा ना जब शुरू होगा। मतलब? क्या बताऊँ यार। दो मिनट ना शादी की पहली रात को था। अब तो 1 मिनट भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। क्या बताएं मेघा तेरे को, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे गर्म तवे में किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। मतलब हम खुद को कैसे शांत करते हैं ये सिर्फ हम ही जानते हैं। कुछ है मेरे पास तुम्हारे लिए। क्या? आत्मनिर्भर बनो लाजो रानी। अरे बेटा सुन। हाँ माँ। जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा। और हाँ, वो पीली वाली साड़ी है ना, वो पहन लेना, क्योंकि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्यों? अरे तेरी शादी के लिए। माँ अभी तो मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई, आप अभी से मेरी शादी कराने में लग गयी। बहुत हो गई तुम्हारी लिखाई पढ़ाई। कौन सा पढ़ लिख के तुम्हें कलेक्टर बनना है? जा जल्दी से तैयार हो जा। माँ शादी का इंतजार तो हमको भी था। सरस सलील की कहानियां पढ़ते और लिखते हुए वो सब करने का बड़ा मन होने लगा था। आखिर कब तक हमारा दरवाजा बंद रहता? हमें भी तो चाहिए कि कोई अपनी चाबी से इस ताले को खोले और अंदर दाखिल हो, कमरे को जांचे, थोड़ा घूमे। ओह, लेकिन ऐसे बिना किसी को जाने शादी करना, कहीं हमारा भी वही हाल ना हो जाए जो लाजो के साथ हुआ है। यार खीरा दिख रहा है, सलाद बना दूं? नहीं यार कुछ भी काट, पर खीरा मत काट। क्यों? शादी के बाद इसी का सहारा है। जो काम पति नहीं कर पाता है वो ये खीरा कर लेता है। क्या बात कर रही है यार? ये तो बड़ी विकट समस्या है। तू बात क्यों नहीं करती अपने हस्बैंड से? क्या बात करूं और क्या कहूं? कई बार सोचा कि बात करूं, फिर सोचती हूँ कि क्या कहेंगे। सोचेंगे कैसे ठरकी बीवी मिली है। अरे क्यों भाई, मर्द को मजे लेने का हक है तो बीवी को भी है ना। और वैसे भी इसका इलाज है, दवाइयाँ हैं, योगा भी है। अगर तू बात नहीं करेगी तो इसकी समस्या का हल कैसे निकलेगा? बात तो रितु की सही थी। आखिर प्रिया कब तक ऐसे रातें काटेगी? उसने तय किया कि आज वो रवि से बात करेगी। उसने फिर खीरा निकाल लिया है। अब आधा खीरा उसके हाथ में था और आधा उसके अंदर। प्रिया की हल्की हल्की सिसकियां बर्तनों से टकराकर वापस उसके कानों तक आ रही थी। प्रिया अपने पूरे शवाब पे थी।
भाभी जी। कौन आ गया इतनी सुबह सुबह अपनी माँ का ब्याह कराने? अरे भैया, अरे भैया। अरे भाभी जी, ए भाभी जी, अरे आ गई। क्या है? क्या दूध भाभी जी? रुको आती हूँ। आइए। बताओ यार, दूध लेने के लिए लोगों का मूड खराब कर देते हैं हम सुबह सुबह। पति का उसे संतुष्ट ना कर पाना, खुद को शांत करने की कोशिश और उसके बिल्कुल चरम बिंदु पर दरवाजे की घंटी का बजना और अब प्रिया की नजर दूध वाले के मजबूत बाजू को घूर रही थी। अचानक से उसे इच्छा हुई कि ये बड़े बड़े हाथ उसके ब्लाउज के अंदर छुपे हुए दो पंछियों को जकड़ ले, उन्हें मसले दबाए। दूध वाले की आंखें भी चमक उठी। प्रिया ने अंदर कुछ नहीं पहना था। भाभी जी, आपके जो है 750 रुपए हो गए। अच्छा, तो दूध के बदले आप पैसे लेंगे हमसे? फिर ये तो गलत बात है। अगर मैं तुम्हें पैसे के बदले कुछ और दूं तो? प्रिया ने जैसे ही उसके हाथ को छुआ, उसके पूरे तन बदन में एक बिजली सी दौड़ गई। वो अपनी हदें, अपनी मर्यादा सब भूल गई थी। ये वक्त, ये हालात ही कुछ ऐसे थे कि उसका खुद पर जरा भी कंट्रोल नहीं था। जैसे होता